साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पर केवल एक ही नाम, एक ही चिन्ह और एक पार्टी का डंका था। साफ साफ शब्दों में एक ही नारा सुनाई दे रहा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और ये नारा देने वाली नेता थी मायावती, जिनकी बहुजन समाज पार्टी का तब यूपी में नाम चलता था। आलम तो यह था कि साल 2007 में जब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली तो विधानसभा की 403 में से 206 सीटों पर इनका ही राज हुआ करता था। ऑपोजिशन के पास भी इनका कोई तोड़ तक नहीं था और इसलिए अब मायावती की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। लेकिन फिर वक्त की चाल कुछ ऐसी पलटी कि केंद्र की कुर्सी पर बीजेपी विराजमान हो गई और आने वाले सालों में बहुजन समाज पार्टी कहीं गायब सी हो गई। अब तक जिस मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था वो धीरे धीरे कहीं गायब हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव में जब वो अकेले चुनाव लड़ने उतरी तो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई और 2024 में तो हाल इतने खराब रहे कि उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अपने अंत पर आ गई। खुद को दलितों की सेवियर बताने वाली इस रानी की पार्टी खत्म कैसे हो गई और क्या अब हाथी की चिंगाड़ भारतीय राजनीति में कभी सुनाई देगी? चलिए जानते हैं। साल था 15 जनवरी 1956। जगह दिल्ली का लेडी हार्डिंग अस्पताल। यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। 15 दिन बाद छोटी सी इस बच्ची की माँ एक साधु के पास गई और वहाँ पूछा कि बड़े होकर ये बच्ची क्या बनेगी। इस सवाल पर एक साधु ने भी भविष्यवाणी करते हुए ये कह दिया कि ये बड़े होकर देश की एक मजबूत नेता बनेगी। ये बात माँ के लिए हैरान करने वाली जरूर थी, लेकिन अपनी बेटी के लकी चार्म पर माँ को तब विश्वास हुआ जब उसी दौरान बच्ची के पिता का प्रमोशन हुआ। माता पिता को लगा कि ये बच्ची की माया की वजह से ही हुआ है और इसीलिए उस लड़की का नाम रखा गया मायावती। बचपन से ही हटकर काम करने वाली ये बच्ची वैसे तो अफसर बनना चाहती थी, लेकिन 1975 में ग्रेजुएशन करने के बाद मायावती ने बीएड कोर्स किया। फिर लॉ करने के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई। हालांकि यहाँ भी उनका मकसद यूपीएससी की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनने का था और इसीलिए टीचिंग और लॉ का कोर्स उन्होंने बैकअप के लिए रखा था ताकि आईएएस नहीं बनी तो भी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन इन सब के बावजूद एक साल बाद मायावती स्कूल टीचर बन गई और इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। पिता ने उन्हें राजनीति में भी जाने से रोका, जिसके चलते उन्हें अपने पिता को छोड़ने का दर्द सहना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। उनके इस करियर में फिर असली मोड़ तब आया जब राजनीति गलियारों में उनका एक भाषण बहुत पॉपुलर हो गया। ये बात 1977 की है जब जनता पार्टी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक रखी, जिसमें बतौर डिबेटर मायावती भी पहुंची। यहाँ वैसे तो सब ठीक था और मीटिंग भी ठीक थी, लेकिन एक बात मायावती को खली और वो ये कि रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राज नारायण अपने भाषण में कई बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में जब मायावती मंच पर आई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस तरह से हरिजन शब्द अपमानजनक है। सरकार के एक मंत्री ने इस शब्द को बार बार दोहराकर दलितों का अपमान किया है। ये सम्मेलन जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया है वो एक मजाक बनकर रह गया। 20 साल की इस लड़की के इस भाषण ने वहां मौजूद दलितों में बिजली सी दौड़ा दी। राज नारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ के नारे गूंजने लगे। इस बीच ये भाषण कार्यकर्ताओं के जरिए काशी राम तक पहुंच गया। ये उन दिनों पढ़े लिखे दलितों को अपने ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। ऐसे में जब उन्हें मायावती के बारे में पता चला तो उन्होंने इस लड़की को अपनी पार्टी से जोड़ने का मन बना लिया और अपने इसी फैसले को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने मायावती तक पहुंचने की कोशिश की। ये रात करीब 9 बजे की बात थी। हर दिन की तरह मायावती रात का खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई। उनके माता पिता और भाई बहन सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मायावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का शख्स गले में मफलर लपेटे खड़ा था। ये शख्स काशीराम थे। इन्होंने मेज पर रखे चारों तरफ फैली किताबों की तरफ इशारा करते हुए मायावती से पूछा, इतना पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती हो? मायावती ने जवाब दिया, मैं कलेक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हूँ। तभी पीछे से उनके पिता प्रभुदास बोल पड़े, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अफसर बनकर दलित समुदाय का गौरव बने। काशीराम ने मायावती से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समुदाय ने कई कलेक्टरों और अफसरों को जन्म दिया है, लेकिन हम ढंग के नेता नहीं ला सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को सही रास्ता दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी।
काशीराम से मुलाकात के बाद मायावती ने यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया और बाम सेफ के कार्यक्रमों में जाने लगी। हालांकि प्रभुदास नहीं चाहते थे कि बेटी राजनीति में उतरे, लेकिन मायावती धीरे धीरे पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगी। वो हर छोटा बड़ा फैसला काशीराम से पूछकर ही करने लगी थी। एक दिन गुस्से में प्रभुदास ने मायावती से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और काशीराम का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। प्रभुदास को लगता था कि मायावती अविवाहित होने के चलते घर छोड़ने का फैसला नहीं करेगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। उसी दिन मायावती बिना कुछ कहे अपनी सैलरी से बचाए पैसे और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गई और काशीराम के किराए के कमरे पर रहने लगी। और वो काशीराम की इतनी प्रिय बन गई कि बाद में काशीराम पर मायावती को आगे कर सीनियर नेताओं की अनदेखी के आरोप भी लगने लगे। इसी दौरान साल 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी। इसी साल मायावती टीचर की नौकरी छोड़ बीएसपी की ऑल टाइम मेंबर बन गई और यहीं से शुरू हुआ उनके राजनीतिक करियर का सफर। तब काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने, दूसरा हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1984 में मायावती कैराना लोकसभा सीट चुनाव लड़ी। वे साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करती थी। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस लहर में मायावती हार गई और उनकी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन तब वो जानती थी कि वो हारेंगी। फिर 1985 में बिजनौर और 1987 में जब हरिद्वार से उनके हाथ हार लगी तो 1989 में जीतने का लक्ष्य उन्होंने साध लिया। इसके अकॉर्डिंग 1989 मायावती और बीएसपी दोनों के लिए खास रहा। इसी साल मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गई। 13 सीटों के साथ बीएसपी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद 1991 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यूपी में एक बार फिर से चुनाव हुए। तब अयोध्या में गोलीकांड हो चुका था और इसका फायदा बीजेपी को मिला और उसने 419 में से 221 सीटें जीत ली। उसी दौरान एक इंटरव्यू में काशीराम ने कहा, यदि मुलायम सिंह उनसे हाथ मिला लें तो उत्तर प्रदेश से बाकी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद मुलायम सिंह ने काशीराम से दिल्ली में मुलाकात की और उनकी सलाह पर अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी यानी एसपी का गठन किया गया। करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1993 में एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस चुनाव में सपा को 109 और बीएसपी को 67 सीटें मिली। मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ समय बाद ही एसपी और बीएसपी के बीच अनबन की खबरें सामने आने लगी, लेकिन ये भी झुटलाया नहीं जा सकता था कि बीएसपी यूपी में स्ट्रांग हो चुकी थी। फिर 23 मई 1995 को काशीराम अस्पताल में भर्ती थे। तभी बीजेपी नेता लालजी टंडन से उनकी फोन पर बात हुई। इसके बाद उन्होंने मायावती को बुलाया और पूछा कि तुम मुख्यमंत्री बनोगी। मायावती को लगा कि बीमार काशीराम उनसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात सच साबित हुई, जिसके तहत 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और सपा से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मगर ये बात एसपी के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई, जिससे 2 जून 1995 को मायावती पर उन्होंने मिलकर हमला कर दिया। इस दौरान वो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया और इसी बीच बीजेपी विधायक और आरएसएस से जुड़े रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा समर्थकों को पीछे धकेला। तब से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। फर्रुखाबाद में तो वो ब्रह्मदत्त के लिए प्रचार करने भी जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो मुख्यमंत्री कब बनी? वेल, ऐसा सच हो पाया बीजेपी के समर्थन से, जिन्होंने 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन बिखर गया और मायावती को हटना पड़ा, पर लेकिन उनकी हवा राजनीति में खत्म नहीं हुई। 1996 के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। 174 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सपा को 110, बीएसपी को 67 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 19 सीटें। बीजेपी का मुलायम के साथ जाना मुमकिन नहीं था और गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम का मिलना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। करीब 1 साल बाद बीजेपी और बीएसपी फिर से गठबंधन के पटरी पर लौटे। दोनों के बीच 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय हुआ। अप्रैल 1997 में मायावती दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 6 महीने बाद जब बीजेपी के कल्याण
सिंह को कमान सौंपने की बारी आई तो मायावती ने ये कहते हुए समर्थन वापस ले लिया कि वे दलित विरोधी हैं। इसके बाद 2002 में भी बीजेपी ने समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया। कहा जाता है कि संघ ने बीजेपी को सलाह दी थी कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी तो दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि 1 साल बाद ही बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी और मुलायम सिंह को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन ये एक लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि साल 2007 में फिर चुनाव हुए। यूपी में एक बार फिर से चुनावी शंख बजा और इस बार उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ दलितों के वोट से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के पुराने सोशल इंजीनियरिंग यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को अपनाया। अंतर बस इतना था कि कांग्रेस के फॉर्मूले में ब्राह्मण मेजबानी करते थे और मायावती के फॉर्मूले में दलितों की तरफ से ब्राह्मणों और मुस्लिमों को दावत दी गई। मायावती ने काशीराम से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। जगह जगह पोस्टर लगाए गए, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। इसका नतीजा ये रहा कि मायावती ने 403 सीटों में से 206 सीटें जीत ली। इनमें 45 से ज्यादा विधायक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट में भी 10 ब्राह्मणों को जगह दी। अपने दम पर यूपी में जीतने के बाद मायावती की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। उनके समर्थक नारा लगाते थे, लखनऊ जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और वो इसलिए क्योंकि इसी बीच कांग्रेस ने 2009 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ कर दिए। इससे पहले सरकार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के लिए मनरेगा जैसी योजना लागू कर चुकी थी। इससे कांग्रेस को यूपी के साथ साथ देश भर में फायदा हुआ। 206 सीटें जीतकर कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी। यूपी में कांग्रेस 9 सीटों से 21 पर पहुंच गई और उसका वोट शेयर भी 6% बढ़ गया, जबकि मायावती 20 सीटें ही जीत पाई। कहा जाता है कि मायावती को उम्मीद थी कि वो 40 से 50 सीटें जीतती हैं तो पीएम बनने की शर्तों पर यूपीए या एनडीए से डील कर पाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2012 के चुनाव में भी मायावती के खिलाफ करप्शन के आरोप लग रहे थे, इसलिए बसपा 206 से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई और सपा ने 403 में से 224 सीटें जीत ली। उसके बाद मायावती फिर कभी यूपी की सत्ता में नहीं लौटी। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद मायावती के कोर वोटर्स भी साथ छोड़ते गए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने से मायावती 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब भी रही, लेकिन उनका वोट शेयर घट गया। CSDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जाटव यानी जिस कम्युनिटी से मायावती आती हैं, उसमें से 87% ने बसपा को वोट दिया, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा घटकर 65% हो गया। इसी तरह दूसरी दलित कम्युनिटी में से 44% ने 2017 में मायावती को वोट किया था, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा घटकर 27% हो गया। यानी मायावती के कोर वोटर्स साथ छोड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा थी कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं, लेकिन वो किसी के साथ नहीं गई और इंडिविजुअली चुनाव में खड़ी हुई। फिर भी इसका नतीजा सेम रहा। इस बार भी उनका खाता नहीं खुल पाया और ले देकर वो एक बड़ा फेलियर बनकर रह गई। अब ये तो मानना पड़ेगा कि मायावती के हाथ में अब कुछ नहीं है और उनके हाथी की चाल अभी धीमी पड़ गई है। लेकिन ये भी देखने लायक होगा कि आखिर कब तक ऐसा रहता है और क्या वो विधानसभा चुनाव के जरिए वापस राजनीति में वापसी करती हैं या फिर एक कंप्लीट फेलियर बनकर उभरती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।